गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 549th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग मेटा लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स presents राज की बात in association with Kamath Tendulkar Wealth Manager. Really want to thank Ali Shan, the ethnic wear of the Nagpur city. A big thank you to गौवर्धन, नागपुर के हर घर का घी। धन्यवाद मेरा मिक्सो फ्लेयर, द ओनली कॉलेज ऑफ बेवरेज स्टडीज, मल्टी फिट विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट जिम्स इन नागपुर सिटी, ऑल्सो जेमिनी आउटडोर्स। धन्यवाद मेरा सिद्धि, द ब्रांड ऑफ प्रिया आचार्य, एंड ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू यू बिकॉज यू वॉच माई शो। बहरहाल आज मैं जहाँ पर हूँ उसे आप शुक्रवारी लेक कहें, उसे आप गांधी सागर लेक कहें, या उसे आप सुसाइड लेक कहें, या वो लेक कहें जिसका पानी कुछ और कुछ कहता है, सौंदर्यकरण तो माशाल्लाह कुछ और ही कहता है। लेकिन आज कमलेश चौधरी हमारे साथ, नागपुर के सबसे युवा, नागपुर के सबसे एनर्जेटिक, नागपुर के सबसे काम करने वाले कॉरपोरेटर, जिनके बारे में ये मैं उन्हें एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, उनके प्रभाग के लोग उन्हें ये सब कहते हैं। आज वो पिछली बार हमारे साथ फुटाला लेक के विषय पर भी थे, और आज इस गांधी सागर एवं शुक्रवारी लेक के मुद्दे पर भी वो आज हमारे साथ बात कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं द वन एंड ओनली कमलेश चौधरी जी। कमलेश चौधरी जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका राज की बात पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ पे इस शुक्रवारी तालाब के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और इन चीज़ों के लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया कि मैं यहाँ पे आपको बता सकूँ किस प्रकार की क्या चीज़ों की यहाँ पे कमियाँ हुई है या कहाँ हम लोग चूक रहे हैं। तो कहाँ से शुरू करें? शुरुआत तो हमने इसके इतिहास से करना चाहिए, क्योंकि जिस शुक्रवारी तालाब पर हम लोग खड़े हैं, ये शुक्रवारी तालाब किसी समय में जुम्मा तालाब के नाम से जाना जाता था। जुम्मा तालाब? यस। ओके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तालाब का जो यानी जब ये तालाब की नींव रखी गई, ये 1709 सन 1709 में इसको बनाया गया। ये एक ऐतिहासिक हमारे पास में एक विरासत है, ऐतिहासिक विरासत है। इसको संभालना हमारा काम है, एक बहुत बड़ी धरोहर है ये हमारे पास में। और हम लोग देख रहे हैं कि इसकी ओर हमारी हमेशा अनदेखी होती रही है, कि हम लोग जिस तरीके से इसको डेवलप करना चाहिए उस तरीके से हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे इस पे, इसकी ब्यूटी को हम लोग बरकरार नहीं रख पा रहे। हम जब भी यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं या बड़े बड़े वादे होते हैं, कई बार सौंदर्यीकरण के लिए लाखों करोड़ों रुपए अप्रूवल हुए, लेकिन इसका वैसा जैसा ये हम लोगों ने सोचा है उस प्रकार से ये आज तक नहीं बन पाया। और देखिए इसी के अपोजिट में आप देख सकते हैं कि रमन साइंस जी, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। बहुत सुंदर तरीके से इसको डेवलप किया है उन लोगों ने। आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, अभी भी काफी बच्चे वहाँ खेल रहे हैं जी, और बहुत सुंदर ही तरीके से इसको साफ सफाई, देखिए कितनी सफाई है, कितनी सफाई है, कितना क्लीननेस है, कितने अच्छे तरीके से उसको मेंटेन किया गया है जी। और सिर्फ 40 फीट के रोड के इस तरफ जब हम देखते हैं तो देखिए आप कि किस प्रकार की परिस्थितियां हमको देखने को मिल रही है। ये देखिए किस प्रकार का एक कहने लापरवाही का आलम हमको देखने को मिलता है कि ये देखिए किस प्रकार की परिस्थितियां हैं। 40 फीट सिर्फ अगर डिस्टेंस देखा जाए तो उसके बाद में इस प्रकार की परिस्थितियां हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हम लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इस प्रकार का यानी ये क्या है। ये सब चीज़ें स्वच्छ सर्वेक्षण में हम लोग हर बार बोलते हैं कि हमारा अच्छा खासा नंबर लगता है जी। हम लोग अपने आप को 10 नंबर के अंदर बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सच्चाई से इन चीज़ों को इन लोगों को अवगत कराया है कि हमारा शहर इस प्रकार की भी लापरवाहियों का एक केंद्र बना हुआ है। पर इतने नागपुर महानगर पालिका इतने वर्षों से जुम्मा तालाब, इस गांधी सागर लेक, शुक्रवारी तालाब को लेकर काफ़ी गौरवगृत महसूस कर चुका है। पब्लिकली भी उन्होंने बोला है कि ये नागपुर का सबसे खूबसूरत लेक है, पर इसकी खूबसूरती तो कुछ और ही दिख रही है। मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये कैसा है कि 1709 में इसकी नींव चांद सुल्तान साहब ने रखी थी।
जी जो शायद किसी सोच के साथ रखी थी कि यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जैसा अभी हमारे यहाँ पे भालदार पूरा जो क्षेत्र लगा हुआ है जी, तो उस समय में जो सेनाएं थी वो सेनाओं के पानी के यूज़ के लिए, उनके नमाज पढ़ने के लिए, उनके वज़ू करने के लिए, इन सब चीज़ों की सोच के साथ में इस तालाब का उगम किया गया था, इस तालाब को बनाया गया था, इस झील को बनाया गया था जी। पर समय के साथ साथ हम देखते गए कि ये सब चीज़ें कहीं गुम होती चली गई और तालाब जो था ये तालाब भी छोटा हो गया है। यानी जब आप इसकी हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये बरडी के क्षेत्र तलक ये तालाब बना हुआ था और इसको बढ़ते 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 आज तालाब बिल्कुल सकरा हो चुका है, छोटा हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम लोग इसकी सफाई और इसके देख रेख नहीं कर पा रहे। आपको बताना चाहूँगा मैं कि खाऊ गली जो बोला जाता है, हम लोग खाऊ गली के एंट्रेंस पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि नागपुर महानगर पालिका का इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसको बोला जाता था कि बहुत बाजे गाजे के साथ में शुरू किया गया था कि खाऊ गली हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे माननीय गडकरी साहब को बुलाया गया, उनके हाथ से इनॉग्रेशन करवाया गया। मैं इसके पूर्व भी आपको बता चुका हूँ कि जो तालाब है, हमारे जितने भी तालाब है जी, उन तालाबों को सिर्फ कमर्शियलाइज यूज़ के लिए एक गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, गलत तरीके से उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। फुटाला लेक बोलिए, गांधी सागर लेक बोलिए, या हम बोल सकते हैं कि अंबाझरी लेक बोलिए जी। हमने डिसाइड कर लिया है नागपुर महानगर पालिका ने कि इसको सिर्फ इनकी ब्यूटी को ख़राब करना है, ख़त्म करना है। आपको बताना चाहूँगा मैं कि अगर हम बात करते हैं सौंदर्यीकरण करने की, तो क्या हमारा ध्यान कभी लेंडी तालाब पर नहीं गया? हमारा ध्यान सकरदरा तालाब पर नहीं गया? क्या हमारा ध्यान पांडराबोड़ी तालाब पर नहीं गया? क्या हमारा ध्यान कभी बिनाकी मंगलवारी तालाब पर नहीं गया? हमने इन तालाबों पे कभी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जहाँ लोगों का आकर्षण है, हम उसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें इनको समझनी पड़ेंगी। नागपुर महानगर पालिका को इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, हमको डिसाइड करना होगा। देखिए, आप कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन क्या परिस्थिति है कि ये सब पूरा बंद पड़ा है, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है, पोल गिरे हुए हैं, वो देख सकते हैं आप जी, है ना। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन इस प्रकार की है। यहाँ यानी ये तालाब का नाम जो है शुक्रवारी तालाब, जैसे कि आपने पहले बताया, इसको सुसाइड तालाब भी बोला जा सकता है। मैं निश्चित ही रूप से आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने वे एपिसोड, जैसे कि आपने बताया 549 एपिसोड ना जी, आपको मैं बता दूं कि यहाँ 549 सुसाइड से ऊपर सुसाइड्स अब तक हो चुके होंगे। ओह माय गॉड। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना नागपुर महानगर पालिका का काम है कि इनको ये सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी जो पानी है, पानी की क्वालिटी इस प्रकार की है कि पूरा का पूरा पानी में गटर का पानी मिला हुआ है, सीवरेज का पानी मिला हुआ है। कई जगह पे सीवरेज लाइन छूटी हुई है, टूटी हुई है। आपको बताना चाहूँगा मैं कि गड्डी गोदाम से होकर आने वाली जो सीवरेज की जो ट्रंक लाइन है, जो मेन लाइन है, बड़ी लाइन जो है जी, वो बड़ी लाइन इस शुक्रवारी तालाब के नीचे से होते हुए क्या बोलते हैं अपना डंपिंग की तरफ गई हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में वो लाइन कहाँ से, क्योंकि ब्रिटिश कालीन समय की लाइनें है ये जी, और ये लाइनें जब लीक हो रही है तो उससे हमारा पानी भी खराब हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लोग किस लिए आएंगे आप बताइए मुझे। यहाँ पे लोग बैठकर बीमारियों को आमंत्रित करने तो नहीं आएंगे जी। तो ये सब चीज़ों पे नागपुर महानगर पालिका का काम है कि उन्होंने इन चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट करने के बावजूद भी यहाँ बैठने के लिए लोग नहीं है। उसका कारण आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ बैठने के लिए लोग क्यों नहीं है। आप देख सकते हैं अगल बगल में पूरा लोगों का यानी एकदम जमा बड़ा है जी, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा सुनसान पड़ा है, यानी कुछ ही लोग हैं, चंद लोग ही हैं जी। क्या आपको लगता है कि करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट करने के बावजूद हमने इन चीज़ों के लिए इन चीज़ों को किया था कि लोग इन चीज़ों का आनंद ले सके, है ना, नागपुर महानगर पालिका ने। लेकिन इसका जो कमर्शियलाइजेशन करने का प्रयत्न किया गया, उसी कारण से ये प्रोजेक्ट भी वापस से फेल हुआ। मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ कि वारंवार जब हम लोगों ने देखा है नागपुर महानगर पालिका ने हर चीज़ को कहीं ना कहीं कमर्शियल तरीके से यूज़ करने का प्रयत्न किया है और कमर्शियल तरीके से यूज़ करने के प्रयत्न में ही ये जितने भी वाटर बॉडीज़ है, इसका कैचमेंट एरिया है, ये पूरा डिस्टर्ब करने का काम किया गया है। तो ये सब चीज़ों के चलते अभी तक तो यानी जो तालाब की जो कंडीशन होनी चाहिए थी, दीवारें टूटी है जी, पोल्स गिरे हुए हैं, किसी प्रकार के कोई यानी सुसाइड जो लोग करते हैं उनके तरफ में किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है, किसी प्रकार की कोई देखने की नहीं है। तो ये सब चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। जितने भी यानी नशा करने वाले लोग हैं, ये है वो है,
कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। इस प्रकार की परिस्थिति इस लेक की है। मुझे एक चीज़ बताइए कमलेश भैया कि जो परिस्थिति इस बार देखने को मिल रही है जी, आप कहते हैं कि सीवेज का पानी भी यहाँ पर, जी, ओ माय गॉड, यहाँ तो ये सब चीज़ें भी देखने को बहुत बहुत बुरी परिस्थिति है। आप देख सकते हैं ये पानी की कंडीशन को आप देखिए, इसमें मच्छर है, मक्खियाँ हैं, इन्हें दुनिया भर की जो बीमारियाँ हैं वो बीमारियों को आमंत्रित करने के लिए तो कोई यहाँ पर बैठकर नहीं देखेंगे ना कि ये लेक्स की जिम्मेदारी अगर हम पूछें तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये नागपुर महानगर पालिका का काम है कि उन्होंने इन चीज़ों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हैं, देखिए कितनी गंदगी है, ये पूरी जो गंदगी है इसके कारण मच्छर मक्खी और दुनिया भर की बीमारियों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। पूरी की पूरी कई जगह से दीवार टूटी हुई है लेक की, और ऐतिहासिक धरोहर है, इसको संभालना ये हमारी जवाबदारी है, हमको संभालना पड़ेगा इन चीज़ों को। पर कमलेश भैया ये भी तो आप मानते हैं इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं पब्लिक भी जिम्मेदार है इस सब चीज़ों के लिए, क्योंकि गंदगी तो पब्लिक ही करती है। मुझे एक चीज़ बताइए, पब्लिक अगर गंदगी कर रही है तो टैक्स पेयर भी अपना टैक्स का पैसा नागपुर महानगर पालिका को पेयर कर रहा है। ऐसे कंडीशन के अंदर में जी, ये सब चीज़ों को अगर गंदगी हो रही है या गंदगी की जा रही है तो इसको कंट्रोल करने का काम किसका है? देखिए आप, ये पूरा के पूरे दीवारें टूटी हुई है, दीवारें टूट चुकी है, और ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ये खाऊ गली का इनॉग्रेशन करके ज़्यादा समय नहीं हुआ है, काफ़ी कम समय पहले ही यहाँ पे, और बहुत बाजे गाजे के साथ में इसकी शुरुआत की गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कंडीशन आज इस लेक की देखने को मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि फुटाला जो लेक मैंने लास्ट टाइम बताया है कि उसकी भी कंडीशन इसी प्रकार से हो जाए। तो ये चीज़ें बनती क्यों है? अगर मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर चीज़ों को तोड़ना ही है तो चीज़ें बनाते क्यों हैं? अगर रास्तों को वापस से तोड़ना ही है, कमलेश भैया आप खुद एक कॉर्पोरेटर है ना, आप इंडिपेंडेंट भी लड़े हैं और अब आपके पास आप कांग्रेस की सीट पर हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंट भी लड़े थे, तब भी आपने कभी बीजेपी कांग्रेस नहीं देखा। आज आप कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी कांग्रेस का उतना खुलकर वो नहीं, आप उसके पब्लिक फेवर में हमेशा बात करते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि आप जब रास्तों के काम देखते हैं जी, तो रास्तों में गड्ढे होते हैं जी, नया रास्ता बनाया जाता है जी, उसके बाद वो रास्ते को फिर खोदा जाता है जी, किसी पाइपलाइन के लिए या किसी टेलीफोन वायर के लिए या इंटरनेट के वायर्स के लिए, और फिर वापस से 1 करोड़ों रुपए का लोन लिया जाता है उस रास्ते के काम करने के लिए। ये थोड़ा सा परेशान करने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो पब्लिक का पैसा है। देखिए ऐसा है कि हमारे पास में, मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि कोई चीज़ का नियोजन नहीं है, हमारे पास में किसी चीज़ का कोई प्लानिंग नहीं है। हम लोग विदाउट प्लानिंग सब चीज़ें करना चाहते हैं। हम लोगों ने बड़े बड़े सीमेंट रोड्स बना दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जैसे कि अभी आपने बताया, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं ये, कि आपने 4 इंची 6 इंची का अगर स्लैब किया होता रोड के ऊपर में सीमेंट रोड का, तो समझ में आता। 1-1 फुट का स्लैब किया हुआ है, नीचे से वाटर लाइन गई हुई है, नीचे से सीवरेज लाइन गई हुई है, वो अगर कहीं लीक हो जाए तो 4 इंची के स्लैब के ऊपर में आपको पानी पता ना लगे, तो ऐसे कंडीशंस के अंदर में आपको कहाँ से पता लगेगा कि आपकी जो संपत्ति है, नागपुर महानगर पालिका की जो संपत्ति है वो डैमेज हो चुकी है या उस चीज़ के ऊपर में किसी प्रकार का कोई है। इनके पास में किसी प्रकार का कोई नियोजन नहीं है। सीमेंट कंक्रीट का स्लैब उसके ऊपर में डाल दिया गया है, अब वो अगर लीकेज होता है तो वो पानी उतारेगा, वो पानी जमीन में जाए, अच्छा, वो किसी को पता भी नहीं लगेगा। इस प्रकार का इनका नियोजन है, इस नियोजन से काम नहीं चल सकता है। तो मतलब हम क्या सोचें कि जिस तरह से पूरा का पूरा ये जो सिस्टम बैठाया हुआ है जी, लेक्स की, आज अगर हम दुर्दशा देखें तो ये पानी जो हम देख रहे हैं, ये पानी को अगर हम हाथ में भी लेंगे तो ये पूरा गंदा पानी। देखिए ये एक पर्यटक स्थल है, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो देखिए पुलिस वालों का राउंड शुरू है, बरोबर है ना जी। ये कंडीशंस क्यों है? यानी नागपुर महानगर पालिका की यदि ये संपत्ति है तो ऐसे कंडीशंस के अंदर में नागपुर महानगर पालिका की संपत्ति को ऑपरेट करना या उसकी देखरेख करने की जवाबदारी किसकी होनी चाहिए जी? नागपुर महानगर पालिका की। अगर नागपुर महानगर पालिका इन चीज़ों को नहीं कर पा रही है तब जाके ही बाकी के जो विभाग है, देखिए अभी बेचारे यानी उनको बोलना चाहिए हम लोगों ने कि वो बाकी की चीज़ें छोड़कर यहाँ पे देखरेख करने के लिए, यानी चौकीदारी का काम वो कर रहे हैं बोलेंगे तो चलेगा, कि कोई किसी प्रकार का सुसाइड ना कर ले, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। क्योंकि अक्सर सुनने को मिलता है शुक्रवारी तालाब या जुम्मा तालाब जो बोला जाता है गांधी सागर लेके, हमेशा फेमस रहा है कि कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की कोई एक नए प्रकार की प्रतिक्रिया हमेशा हमको देखने को मिलती है। कि अगर हम लोगों ने देखा तो कभी सुनने में आता है कि यहाँ पे किसी ने सुसाइड कर लिया, कभी सुनने में आता है कि यहाँ पे
किसी प्रकार की अप्रिय कोई घटना हो गई, किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने कुछ मार दिया, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये यहाँ के लिए बहुत कॉमन चीज़ें हैं इस तालाब के लिए। और यहाँ पे लगभग जो यानी देखने को मिलेगा आपको कि ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि ये पर्यटक स्थल है, मुझे नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यानी एक भंगार की जगह पे आके खड़े। अभी जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो बाल भवन है ना, उस बाल भवन के अंदर में पूरा स्क्रैप भरा हुआ है। अच्छा। सामने में आपको देखने को मिलेगा पूरे नागपुर महानगर पालिका के कचरे की गाड़ियों का स्क्रैप पड़ा है जी, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको कैसे पर्यटक स्थल बोल सकते हो? आपको ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि पर्यटक स्थल के नाम पे हमने बाजे गाजे से किसी चीज़ की शुरुआत करनी, ये कंडीशन है। यहाँ कौन घूमने आएगा? आपको समझना पड़ेगा। कोई अपनी जान धोखे में डाल के यहाँ पे आएगा क्या? जो सुसाइड नहीं भी करने आया है शायद उसके साथ भी कोई हादसा हो जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर में इलेक्ट्रिक पोल लग रहा है जी, इलेक्ट्रिक पोल है और ये पूरी दीवार यहाँ से खसक कर गिर चुकी है और ये पोल सीधा बारबेक्यू जंक्शन में जा रहा है जी। नागपुर महानगर पालिका का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। संगीताज बारबेक्यू जंक्शन में ये इलेक्ट्रिक पोल जाता हुआ, अरे बाबा। और देखिए यानी ये एक ऐसी जगह पर है जिसको बोला जाएगा कि ये नागपुर शहर का मध्य भाग है, ये सेंट्रल है। और सेंट्रल के अंदर में यहाँ से आरएसएस मुख्यालय बहुत हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि एक किलोमीटर की दूरी पे होगा जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी मुख्यालय ये बिल्कुल तालाब से लगकर है, जिनका झंडे का कलर वो देखने को मिलता है हमको तालाब के उस कोने पे। देखिए तीन को जो कलर किया हुआ है जी, देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर में क्या उनको इन सब चीज़ों की फिक्र नहीं है? वो पिछले 5 साल से 6 साल से 7 साल से सत्ता में है, राज्य में उनके पास बजट भी नहीं है। हर बार अखबारों में तो यही पढ़ने को मिलता है कि नियोजन करना होगा। नागपुर महानगर पालिका के पास पैसे नहीं है। अरे मुझे एक चीज बताइए, अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो फिर ये इतने बड़े बड़े पुल, रास्ते, ये सब बनाने का पैसा कहाँ से आया है? पैसा नहीं है ये नहीं है, हमारे पास में नियोजन नहीं है इन चीज़ों का कि हमको क्या करना है। हमने इसके पहले भी आपको बताया, मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे पास में जो यूज़ हुआ है, पैसे का जो यूज़ हुआ है वो बेफिजूल का यूज़ ज़्यादा हुआ है। यानी हमने मेट्रो के ऊपर में 20-22 हज़ार करोड़ रुपए लगा दिए, हमने सीमेंट रोडों पे पैसा लगवा दिया। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या सीमेंट रोडों के बजाय डामर रोड क्या ठीक नहीं थे? सीमेंट रोड भी आज आपको देखने को मिलेगा। चलिए आपको मैं बताता हूँ, आज ही कल की बात है, मैं धर्मपेट में एक एरिया में घूम रहा था, वहाँ देखने को मिला कि सीमेंट रोड को वापस से उखाड़ कर सीमेंट रोड का काम करने की शुरुआत की जा रही है। तो ऐसे सीमेंट रोड बना के क्या मतलब है? अगर ये बनाना था, यही सीमेंट रोड का औचित्य था और यही सीमेंट रोड का अगर मतलब था, गली गली में, अभी मैं आपको बता दूँ राज जी कि नागपुर महानगर पालिका के अंदर में एक हेड है, उसमें हमको हर साल एक 10-15 लाख रुपए के सीमेंट रोड के प्रोविज़न स्पेशली सीमेंट रोड के लिए किया गया है। और वो सीमेंट रोड करने के बावजूद भी हमको वापस से 4-5 साल के अंदर में उस रोड को वापस बनाने की नौबत आ रही है। या तो हम ये बोला जाए कि वो अच्छे क्वालिटी से काम नहीं कर रहे हैं, या तो ये बोला जाए कि सीमेंट रोड सक्सेस नहीं है। ये दो में से एक चीज़ हमको डिसाइड करनी होगी। अगर सीमेंट रोड अच्छे है और सक्सेस है तो फिर इस प्रकार की कंडीशंस देखने को नहीं मिलनी चाहिए। मेरे को एक बात बहुत समय से पूछनी थी, मुझे ऐसा लगता है आप मुझे ज़रूर मदद करेंगे इस सवाल का जवाब देने में। जो बसेज़ हैं जी, प्राइवेट बसेज़ या जो ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रक्स जो हैं, ये ट्रक्स और बसेस दोनों ही नागपुर शहर के बीचों बीच आती है और नागपुर के बीचों बीच से निकल जाती है जी। अब एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है IMS जी। IMS को लाने की कोशिश की जा रही है अजनी वन में जी। अजनी वन को के 40,000 पेड़ कट जाएंगे और वहाँ पर IMS प्रोजेक्ट लाने की बात चल रही है जी। अब अगर IMS वहाँ आता है तो बस स्टेशन भी वहीं बन जाएगा जी। तो बसेस फिर से शहर के अंदर आएंगी जी, फिर रास्ते क्रैक होंगे जी, फिर रास्तों के काम होंगे जी, फिर नया कॉन्ट्रैक्टर होगा, नया ठेका होगा, नया काम होगा, सब चीज़ें नए सिरे से वापस से हमको करनी पड़ेगी। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं इसके पूर्व भी बता चुका हूँ कि आप क्या करना चाहते हो, आपको डिसाइड करना होगा। आप ये जो प्रोजेक्ट करने की बात कर रहे हैं, इसको अजनी वन में ही करना ज़रूरी है क्या? हम इसको दूसरी जगह पे नहीं कर सकते हैं क्या? हमारे पास दूसरी जगह नहीं है क्या? आपको नहीं लगता कि जब हम लोगों ने 20,000 करोड़ की मेट्रो करने का प्रोजेक्ट किया
तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आस पड़ोस की ज़मीनों का अधिग्रहण करके अगर हमने उन लोगों को पैसे पेड करके यहाँ पर इन चीज़ों को अगर करने का प्रयास किया होता तो क्या ये हो नहीं सकता था? हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है? अगर पैसा नहीं है तो ये इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किए हैं, ये प्रोजेक्ट्स कैसे हो पाए? बगैर पैसे के तो पॉसिबल नहीं है ना। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2100 करोड़ रुपए नाग नदी के लिए अभी कल परसों के पेपर में दिया था, वर्तमान पत्र में, कि 2100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए अप्रूवल दिया हुआ है जी। मुझे चीज़ बताइए कि नाग नदी सफाई के लिए या नाग नदी को क्लीन करने के लिए या तालाबों को ठीक करने के लिए जी हम कितने बार पैसा लगाएंगे? हम कितने बार इन चीज़ों के लिए पैसा लगाने वाले हैं? हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर पैसा लग रहा है, अब देखिए इसको भी अगर आप इस तालाब की भी अगर हम बात करें ना जी, शुक्रवारी जुम्मा तालाब की, तो आपको देखने को मिलेगा कि जब आप इसकी फाइल्स निकालोगे जी, तब इसके सौंदर्यीकरण के नाम पर जी पैसा हमेशा मंजूर किया गया है, पर पैसे का यूज़ कहाँ हुआ ये समझ में के परे है। यानी वारंवार सौंदर्यीकरण के नाम पे पैसा मंजूर करना, उस पैसे का यानी खाऊ गल्ली के नाम पे सिर्फ खा जाना, तो ये ठीक नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है इन चीज़ों की तरफ में पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा, पब्लिक को इन चीज़ों को ध्यान में लाना पड़ेगा। हमारे जैसे जो भी लोग हैं इनको ये बताना पड़ेगा कि ये जो किया गया है ये आपके टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये आप लोगों ने दिया हुआ पैसा है, ये किसी के बाप दादा की संपत्ति नहीं है कि इसको हम जैसा चाहे वैसा यूज़ कर ले। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है जनता ये सब चीज़ों पे क्यों सवाल नहीं करती या नहीं कर पाती? ये भी तो आपको पता होगा ना कि जनता कहाँ कमज़ोर पड़ जाती है। नहीं, देखिए कैसा है, मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ कि लोग जो नागपुर का जो आम नागरिक है वो कमाने खाने में इतना मसरूफ़ है कि उसके पास में अपने परिवार को पालने के लिए जो दिन के 12 घंटे वो 12 घंटे कमाने के लिए उसको कम पड़ते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको पता है कि आज की डेट में महंगाई किस आसमान को छू रही है जी। तो ऐसे परिस्थिति के अंदर में अगर एक परिवार का संचालन अगर किसी को करना है तो उसको उसके हिसाब से उसकी आय भी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छे स्कूल में भेज सके, परिवार को अच्छी तरह से पाल सके। आपको पता ही है कि पानी के बिल हो, इलेक्ट्रिक के बिल हो या बाकी की भी जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों का भुगतान करते करते एक आम आदमी सरवाइव करने में इतना परेशान है। पेट्रोल आज यानी पता ही है कि पेट्रोल के रेट्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, खाने के तेल के रेट कहाँ से कहाँ चले गए, आटे का रेट कहाँ चला गया, दाल का रेट कहाँ चले गया। यानी ये जो चीज़ें हैं जो पुराने लोग बोला करते थे कि दाल रोटी खाइए प्रभु के गुण गाइए, ये चीज़ें भी अब हमसे छूट चुकी है। यानी हम दाल रोटी के बारे में भी सोच नहीं सकते। इस प्रकार की परिस्थिति नागपुर शहर की नहीं, पूरे काफ़ी जगह की इसी प्रकार की कंडीशन है। यानी नागपुर में तो इन चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही हमको देखने को मिलता है। कमलेश जी, मेरे आखिरी के 2-3 सवाल जी। पहला ये कि इस पानी में जहाँ पर हर कुछ दिन में खबर आती है कि किसी न किसी ने आत्महत्या किया, जो आत्महत्या करना गुनाह है, लोगों ने नहीं करना चाहिए, इस पानी में आके लोग कूद जाते हैं। लोग इस पानी का पता नहीं क्या इस्तेमाल भी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये सत्य है कि ये पानी में सीवेज मिला हुआ है जी। ओके। दूसरा ये कि पानी पूरा का पूरा गंदा हो चुका है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसमें मछलियाँ भी हमको न दिखें। हाँ, क्योंकि मच्छर इतने ज़्यादा हो चुके हैं, इतने ज़्यादा फालतू यानी जो जंतु इतने ज़्यादा हो चुके हैं इसमें कि जो यानी किसी समय में फ़िशिंग के लिए ये तालाब काफ़ी माना जाता था कि फ़िशिंग यहाँ पे जैसा जो हमारा बजरिया जो लगा हुआ है यहाँ पे काफ़ी हमारे मच्छी मारी वाले जो लोग हैं वो रहते हैं, उनके काफ़ी समय से परिवार यहाँ पर रहना है और उनके लिए ये मच्छी मारी का एक सबसे बड़ा साधन हुआ करता था उस समय में। तो ऐसे परिस्थिति में आज यहाँ पे कंडीशन हमको देखने को मिलती है कि देखिए आपको देखने को मिल रहा है एक भी आदमी आपको पानी के अंदर में नहीं दिख रहा है, सिंगल पर्सन एक भी नहीं है, वीरान पड़ा है। हाँ, जबकि ये तालाबों की एक खासियत होती है कि जो मच्छी मारी वाले करने वाले जो लोग होते हैं वो शाम के समय में जाला पानी में छोड़ते हैं जी और सुबह उस जाले को निकालते हैं, तब जाके उसमें मछलियाँ पकड़ में आती है। तो ये कंडीशन के अंदर में इस तालाब की ये कंडीशन है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे मच्छी पकड़ने वाले भी उतरने को तैयार नहीं है, पानी इतना गंदा हो चुका है। ओके, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब जनता ये सब चीज़ें देख रही है क्योंकि ये लाइव चल रहा है जी, है ना, और सबसे निवेदन भी है मेरा कि वो ये सब चीज़ें शेयर करें। हम देख रहे हैं कि खाऊ गली की क्या हालत है, हम ये भी देख रहे हैं कि पानी की क्या हालत है, हम ये भी देख रहे हैं कि नाइक तालाब, लेंडी तालाब, फुटाला लेक, अब कल हम एक और लेक में जाकर वहाँ पर देखने वाले हैं क्योंकि
अभी अभी मुझे पता चला कि पांड्राबोडी में भी एक लेक है, ये मुझे आपसे आज पता चला, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि पांड्राबोडी में भी लेक है। ये वाटर लेक्स जितने भी हैं जी। ये जो हमारे कहीं ना कहीं हमें हमारा एक रिजर्वेशन है पानी का। जी, बरसात आती है, यहाँ पे पानी जमा होता है, एक से ग्राउंड सरफेस डिस्टर्ब हो चुका है। आप मुझे एक बात बताइए, एक साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आज यदि हमको कहीं पर एक बोरवेल यदि करना है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 100-150 फुट पे पानी लग जाए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कहीं पे भी यदि अगर हमको बोरवेल करने की नौबत आती है या कुआं खोदने की नौबत आती है तो उसकी कंडीशन ये है कि कम से कम हमारे को 350 से 400 फीट डाउन जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी तरह से हमने जो वाटर बॉडीज़ को डिस्टर्ब किया हुआ है, इसके कारण हमारा ग्राउंड वाटर पूरी तरह से डाउन जा चुका है और उसके कारण ये बाकी के चीज़ों के प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट को बचा के रखना, नेचुरल चीज़ों की नेचुरल ब्यूटी को बचाए रखना, ये निश्चित रूप से हमारा काम है, क्योंकि उसी के चलते जो बैलेंस है वो बैलेंस रहेगा। एनवायरनमेंट बैलेंस के लिए हमको इन चीज़ों को रखना पड़ेगा। आप में जैसे आपने बताया अभी कि पांड्राबोडी में जो तालाब है वो आपको जानकारी में नहीं है, आप घूमिए शहर को, आप शहर के अंदर में जब घूमेंगे तो आपको पता लगेगा बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे, पर यही है कि हमने इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हुए इन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी है ये। आप देखिए, आपने उस दिन आपका शो हुआ, आप सकरदरा तालाब शायद गए हुए थे। जी, उस सकरदरा मैं नाइक तालाब गया, हाँ, लेंडी तालाब गया। हाँ, वो जो तालाब है वो एक कहने बोला जाएगा एक छोटे से डोबरे के इसमें तब्दील हो चुके हैं, यानी उनको तालाब नहीं बोला जा सकता, एक गड्ढे के रूप में सिर्फ वो बचे हुए हैं। बराबर, किसी भी तरह की कोई सफाई नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई देखरेख नहीं है, कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई यानी उसका मलमा निकाला जाए, उसको वापस तालाब का रूप दिया जाए। आप बताइए, जब इतना बड़ा तालाब जब चांद सुल्तान साहब ने तैयार किया होगा उस समय उन्होंने कितनी मेहनत इसके पीछे की होगी, और किस तरह से उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी चीज़ें नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी धरोहर हमको बना कर दी है। हम इन चीज़ों को बचा नहीं पा रहे हैं। आप जनता से कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि अभी एक सवाल भी आया मुझे ऑन प्राइवेट मैसेज, और वो मैसेज में कहते हैं कि कमलेश चौधरी जी का ये कहना है कि नेताओं ने काम नहीं किया, लेकिन अफसर भी तो हैं। निश्चित रूप से मैं तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप एक चीज़ को समझिए कि ऑफिसर जो होते हैं वो 3 साल के लिए हमारे यहाँ शहर में आते हैं। जी, यानी एक IAS ऑफिसर जब हमारे यहाँ रिक्रूट होते हैं तो वो 3 साल में वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पर जिस 3 साल के लिए वो आते हैं तो ऊपर के जो नेताओं का जो दबाव होता है वो इस प्रकार से होता है कि यदि उन्होंने उनको सुन के काम नहीं किया तो हमने देखा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास में तुकाराम मुंडे साहब रहे हैं कि अपने मर्जी से काम करने का जो भुगतान था उनको इस तरह से भुगतना पड़ा कि 7 महीने में उनका 11वां-12वां ट्रांसफ़र हुआ। तो ये जो कंडीशंस है आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये दबाव किस तरह से बनता है, कहाँ से बनता है, किस प्रकार से ये सब चीज़ें हो रही है। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे शहर के अंदर में हम इंजीनियरिंग्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे बोलेंगे तो चलेगा। बड़े बड़े कॉलेजेस है हमारे यहाँ और लगभग पॉलिटिकल लोगों के ही कॉलेजेस है जी। पर ऐसे आपने कॉलेज नहीं खोला ना? नहीं, मेरा कोई स्कूल भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरा। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर में जो कॉलेजेस बने हुए हैं, हम इंजीनियरिंग पढ़ाते ज़रूर है जी, पर हमने कभी ये सोचा है कि इनके रोजगार की क्या व्यवस्था होंगी? 50 कॉलेज है शहर के अंदर में जो इंजीनियरिंग के नाम पे इंजीनियर्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे बोलेंगे तो चलेगा, पर इनके हमारे पास में रोजगार का कोई साधन नहीं है। यानी हमने कमाने के लिए उनको पढ़ाना, तैयार करना, और पढ़ाने के लिए भी आज लाखों रुपए डोनेशंस हम लोगों को कॉलेजेस में देने पड़ते हैं। आप जानते हैं इन सब परिस्थितियों को। और ऐसे कंडीशन में जो कॉलेजेस है वो उन्हीं लोगों के हैं जिनके बड़े बड़े लेवल के राजकारण है, बड़े बड़े लेवल के काम है। यानी बंगलों में भी हम जाने के बारे में सोचना हमारे लिए एक बड़ा विषय होगा। उस बंगले के अंदर जाने के लिए सोचना भी हमारे लिए एक बड़ा विषय होगा, जहाँ की शायद सिक्योरिटी वाले जितने हाँ, उनकी पगार एक कॉर्पोरेटर के पगार से ज़्यादा है। ये जो चीज़ें हैं वहाँ पे जाने के लिए सोचना होगा। और ऐसे परिस्थिति में जब ये नेता जब हमारे घर आते हैं तो हम लोग इनको आइए सर बैठिए, चाय लीजिए, पानी लीजिए, इन्हीं को मतदान करते हैं, इनको चुनकर देते हैं। और चुनकर देने के बाद में जब ये वहाँ पे बैठते हैं तो ये अपने कॉलेजेस, अपने हॉस्पिटल्स ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद हम जब अपने बच्चों के एडमिशन्स के लिए जाते हैं तो हम ही लोग इनके हाथ पैर जोड़ते हैं कि भाई हमारे बच्चे को एडमिशन्स दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, डोनेशन देते हैं। और उनके पढ़ के निकलने के बाद जब रोज़गार का कोई साधन नहीं होता
तब हम फिर वापस से बच्चे को घर में लेके बैठे रहते हैं और हम अपने ही बच्चे को बोलते हैं कि बेटा अब पढ़ाई तो तेरी कंप्लीट हो चुकी है, अब तू एक काम कर, रोजगार कमाने के लिए बेंगलोर जा, कलकत्ता जा, दिल्ली जा, पूना जा, बॉम्बे जा। ये क्या चल रहा है? हमको ये समझना पड़ेगा कि हम ये जहाँ से शुरू किया था ये वहीं आके वापस से हम रोक चुके हैं। यानी अगर आप पढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं खुद के लिए, तो हमारे जो बच्चे हैं उनके रोजगार की व्यवस्था करने की भी जवाबदारी आपकी होनी चाहिए। ये आपको समझना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। आप अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये सरासर हमारे साथ में आपकी बेईमानी है। ये आखिरी सवाल आपसे मेरा, पब्लिक से आप, पब्लिक ने क्या करना चाहिए? आप पब्लिक के नेता हैं। पब्लिक ने इन सब चीज़ों के लिए अवेयर रहना चाहिए, अच्छे लोगों को इलेक्टेड करके भेजना चाहिए ताकि वो आपके बारे में सोच सके, उनके पास में नियोजन हो, उनके पास प्लानिंग हो कि आगे वो क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार का शहर हम लोग कल्पना कर रहे हैं। क्या हमने इस प्रकार का शहर कल्पना किया हुआ था कि बड़े बड़े पुल होंगे, ये सब चीज़ें जो नेचुरलिटीज़ है ये हम लोग ख़त्म कर चुके होंगे? डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है, अगर डेवलपमेंट सिर्फ कंस्ट्रक्शन है तो हमने, मेरा मानना यह है, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय छोड़ के बाकी के मंत्रालय को ताबड़तोड़ बंद कर देना चाहिए। बाकी के मंत्रालय किस लिए है? अगर मंत्रालय सिर्फ बांध काम का ही होना चाहिए तो फिर एक मंत्रालय के अलावा हमारे को दूसरे मंत्री की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों इन चीज़ों को चालू रखें? हमको इन चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारे पास जब 20-50 मंत्रालय है तो उन मंत्रालयों के काम है और उसके अनुरूप उनको काम करना होगा। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो हमको उनको घर बिठाने की ज़रूरत है। हमारे को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है कि जो शहर के अंदर में अभी ये जो प्रभाग है, ये मेयर, एक्स मेयर और प्रेजेंट मेयर से लगा हुआ प्रभाग है। ये बॉर्डर है मेरा अंदाजे एक्स मेयर और मेयर साहब की है ना। दटके जी का भी जो प्रभाग है वो लगभग यहाँ से लगा हुआ है और प्रेजेंट जो महापौर जी है उनका भी क्षेत्र लगभग यहाँ से लगा ही हुआ है। यानी कहीं पे भी अगर उनको निकलना है तो लगभग शुक्रवारी तालाब, जुम्मा तालाब से होकर ही उनको जाना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में भी अगर उन लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है तो ये बड़ी दुख की बात है। कमलेश चौधरी जी, आज आपने अपना वक्त दिया, आज हमें फिर आपने जगाने की कोशिश करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दुखद बात मैं आपको और बताता हूँ कि वहाँ बिजली है, यहाँ बिजली नहीं है, तो इस बात का भी, और पीछे भी कई सारे ऐसे लैंप्स हैं जो बंद हैं और पता नहीं इस अंधेरे का फ़ायदा कौन कैसा उठाता है। लेकिन उम्मीद ये है कि जो आज ज्ञान की रोशनी आपने हमें दी है और जो बातें आपने हमको बताई, उम्मीद है कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। मैं आपको बताना चाहूँ, अगल बगल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। गोदरेज आनंदम जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, फ्लैट स्कीम से। बगल में इम्प्रेस स्मॉल इम्प्रेस सिटी जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और ऐसे सब चीज़ें रहने के बावजूद इसके बगल में RSS मुख्यालय है, बीजेपी का मुख्य कार्यालय यहाँ पर है। ऐसी सब चीज़ें होने के बावजूद भी अगर ये क्षेत्र की परिस्थितियों में डेवलपमेंट नहीं है तो क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए आम लोगों ने? ये सवाल आप भी आज छोड़ के जा रहे हैं और मैं भी जनता से वही आज पूछने वाला हूँ। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कमलेश चौधरी जी, वाकई में जब वो इंडिपेंडेंट लड़े थे तब से मैं उनको जानता हूँ। उन्होंने हमेशा, मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है, जो काम करता है उसके बारे में, उसकी तारीफ़ करने में मुझे नहीं लगता कि किसी ने पीछे हटना चाहिए। कमलेश चौधरी जी हमेशा पब्लिक का ही काम करते आए हैं, पब्लिक की आवाज़ बनते आए हैं। वो ऐसे लोगों से कई बार भिड़ जाते हैं जिनको लेकर नेता उनसे परेशान है कि ऐसे कैसे आप किसी अफसर से भिड़ सकते हैं, ऐसे कैसे आप किसी नेता से भिड़ सकते हैं। वो कई बार अपनी ही पार्टी के लोगों से भिड़ जाते हैं, सिर्फ लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल हमारे सामने वापस आकर खड़ा हो गया कि पानी तालाबों में ख़राब होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है, अब पानी का कोई जीवन नहीं रहा। पर्यावरण का एक बैलेंस है, एनवायरनमेंट का एक बैलेंस है, और वो बैलेंस क्या है? पेड़, तालाब, हरियाली, ये सब चीज़ें। क्या हम इन्हें ख़त्म कर देंगे? क्या हम इन्हें ख़त्म कर देंगे या क्या हम इन्हें ख़त्म होने देंगे? दोनों सवाल है हमारे सामने। क्या हम इन्हें ख़त्म कर देंगे या फिर क्या हम इन्हें ख़त्म होने देंगे? क्या हम ऐसे लोगों के हाथ में जिम्मेदारी दे देंगे जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या फिर से
ये 5 साल के बाद जब एनएमसी इलेक्शंस होंगे, क्या फिर से जनता वही काम करेगी? मैं किसी पार्टी स्वरूप बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी कौन लेगा? पर्यावरण को, क्योंकि हमने देखा ऑक्सीजन के लिए हमें सिलेंडर की ज़रूरत पड़ गई और हमारे पास सिलेंडर तक नहीं था। मेहनत कर रही थी नागपुर महानगर पालिका, नो डाउट्स ऑन दैट, लेकिन नागपुर महानगर पालिका से ज़्यादा काम इस बार एनजीओज़ ने, सोशल वर्कर्स ने करके बताया। ये सवाल हमारे सामने है कि अब हमको क्या करना है, हमको आने वाले दिनों में चाहिए क्या? और यही सवाल कमलेश चौधरी जी ने हमारे सामने रखा। वो आज कोई उन्होंने राजनीति की बात ही नहीं करी, उन्होंने बात आज हमारी करी जो शायद हमारे मन में है। आज हमारी बात उन्होंने अपने ज़ुबान पे ला दी, और ये बात सिर्फ ज़ुबान पे नहीं रहनी चाहिए, ये बात ध्यान में भी रहनी चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि आप किसी बड़े ब्रांड के प्रभाव में ना आ जाएं, आप बहुत सोच समझ कर वोट दें, क्योंकि आपके शहर में आप खुद रहते हैं। और आप सिर्फ अपने घर को साफ क्यों रखते हैं? आप अपने शहर को साफ नहीं रख सकते, आप अपनी शहर की जिम्मेदारियां नहीं ले सकते। खाऊ गली करोड़ों का प्रोजेक्ट आज चिल्लर, आज खत्म। आज यहाँ पर शराबों की बोतलें पड़ी थी, वहाँ पर ये सपना देखा गया था। सोचिए, समझिए, और शायद अभी रिएक्ट मत कीजिएगा। वक्त आपके पास आ रहा है जब आप इस पे रिएक्शन दे सके, इस पे एक्शन ले सके। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं, और कृपया अपने वोट की ताकत को फिर से समझें। जय हिंद।